हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चों कि हमारा इशू ऑफ डिवेंचर्स पूरा हो चुका था। हमने टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स भी देख लिया था। अब हमारा एक टॉपिक बचा है जो कि हमारा इंपॉर्टेंट भी रहता है, दैट इज़ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। जो डिवेंचर्स हमने इशू किए थे, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे किए थे, जब हम उनको रिडीम करते हैं तो हम क्या जनरल एंट्रीज करते हैं या फिर किस किस तरीके से हम उसको रिडीम कर सकते हैं, क्या मेथड्स हैं उनको रिडीम करने के, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंपनीज एक्ट वगैरह सेबी वगैरह किसी ने भी दे रखी है जो एक कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है। तो बेसिकली बच्चा हम इस कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं जो कि रहेगा हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो फर्स्टली देखिए, हमने अपने ये सारे टॉपिक्स बच्चा कवर कर लिए थे। हमारा अब चलेगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जो हमारा 2 या फिर 3 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। आज बेसिकली बच्चा हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होता क्या है और साथ ही साथ उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर से हम उसके मेथड्स को करेंगे। तो फर्स्टली देखिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रेफर्स टू डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर्स इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इशू। टर्म्स ऑफ इशू बच्चा हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, जो 6 कंडीशंस थी जिस तरीके से हम इशू करते हैं और हम उनको रिडीम करते हैं, वो 6 हमारी कंडीशंस बन सकती थी। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वही है जब एक कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस दे देती है, मीन्स अपनी लायबिलिटी को पूरा कर देती है जिस भी टर्म और कंडीशंस में वो इशू की हुई थी उसके अकॉर्डिंगली। तो वही बना रेफर्स टू डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर्स। बेसिकली डिबेंचर्स के लिए जो डिबेंचर होल्डर्स को पैसा ड्यू था वो इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इशू। जो भी हमारा टर्म्स बोलती थी इशू, प्रीमियम पे रिडीम करना तो प्रीमियम पे हम उन्हें दे देंगे, डिस्काउंट पे तो हम रिडीम कर ही नहीं सकते, पार पे रिडीम करना तो हम उन्हें पार पे रिडीम बच्चा कर देंगे। मतलब जितना पैसा हमने डिबेंचर होल्डर्स को देना था हम उन्हें दे देंगे। डन। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मीन्स रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स बाय द कंपनी। क्या हुआ बच्चा? रीपेमेंट। जो कंपनी ने पैसा बोरो किया था डिबेंचर होल्डर्स से उनको वापस दे देना इज कॉल्ड द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स ही वही डिबेंचर्स होते हैं जिन्हें हम एक टाइम पीरियड के बाद, स्पेसिफिक जो भी हमारा टाइम पीरियड होता है उसके बाद हम उन्हें वापस दे देते हैं, रिडीम कर देते हैं। ठीक है। तो देयर आर 4 वेज बाय विच द डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड। मतलब 4 तरीके हैं जिसके थ्रू एक कंपनी अपने डिवेंचर्स को रिडीम कर सकती है। वो कौन कौन से? देखिए, पेमेंट इन लंप सम, सेकेंड है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, थर्ड वन है परचेज इन द ओपन मार्केट, एंड फोर्थ वन है बच्चा बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर्स। फर्स्टली बोलते हैं आप लंप सम में पेमेंट दो। मैं कह रही हूँ मेरे 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स ड्यू थे और मैंने एक साथ उनको 2 लाख रुपए वापस दे दिए, दैट इज कॉल्ड पेमेंट इन लंप सम। इकट्ठा एक साथ सारा अमाउंट दे देना। सेकेंड है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना। मेरे 2 लाख थे, मैं उनको बोलती हूँ मैं आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करूँगी 50-50 हज़ार की, तो दैट इज कॉल्ड बच्चा पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। थर्ड है परचेज इन द ओपन मार्केट। बच्चा कई बार कंपनीज क्या करती है, अपने ही डिवेंचर्स मार्केट में परचेज कर लेती है तो उस तरीके से रिडीम कर देती है। लास्ट वन है बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर्स। अपने ही जो उसको डिवेंचर्स रिडीम करने, या तो उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर देगी जिन्हें हम कन्वर्टेबल डिवेंचर्स फिर बोल देंगे, और या फिर उनको किसी न्यू डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर देगी जो भी हमारे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ही रहेंगे। बेसिकली आपने शेयर्स को, सॉरी डिवेंचर्स को कैसे रिडीम करा, उन्हें किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली वो वाले डिवेंचर्स तो पुराने वाले तो चले गए, तो बेसिकली वो रिडीम हो गए, अब कई नए शेयर्स या न्यू डिवेंचर्स आ गए हैं कंपनी में। डन। तो ये 4 तरीके हैं बच्चा, आपको याद रखने हैं। कौन से? लंप सम, इंस्टॉलमेंट्स, परचेज इन ओपन मार्केट और बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर्स। आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ बच्चा हम न्यू कैटेगरी ऑफ डिवेंचर्स में भी उनको कन्वर्ट कर सकते हैं अगर डिवेंचर होल्डर्स हमारे एग्री हो जाते हैं, कंपनी और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डन। तो बेसिकली चारों मेथड्स आपको याद करने कौन से हो गए? लंप सम, इंस्टॉलमेंट्स, परचेज इन ओपन मार्केट एंड कन्वर्जन इनटू न्यू शेयर्स और डिवेंचर्स। डन। तो बच्चा अब ये 4 मेथड्स हैं, आप किसी से भी रिडीम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी, उनकी टर्म्स क्या, कंडीशंस क्या कहती है। बट द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्टर होते हैं बच्चा जो कंपनी को रिडीम करने से पहले ध्यान में रखने पड़ते हैं। वो क्या होते हैं, अब हम इनको पढ़ेंगे। आपको ध्यान से इनका रखना है, ये फैक्ट है बेसिकली, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है हमारा। तो देखिए, फर्स्ट
टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, बच्चे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का टाइम क्या होगा? जनरली डिवेंचर्स आर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट। मैं कह रही हूँ आज मैंने डिवेंचर्स इशू किए थे, मेरा टाइम पीरियड है कि मैं उनको 12 साल के बाद रिडीम करूँगी, तो जो उसका 12 साल के बाद रिडम्पशन डेट आएगी वो उसकी ड्यू डेट हो गई, ठीक है। बट ए कंपनी में रिडीम इट्स डिवेंचर्स बिफोर मैच्योरिटी डेट इफ़ इट्स आर्टिकल्स प्रोवाइड्स फॉर सच। अगर हमारी कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहता है कि भाई जो भी डिवेंचर्स की ड्यू डेट है अगर आप उससे पहले रिडीम करना चाहें तो कर सकते हैं, तो एक कंपनी उस टाइम पे डिवेंचर्स को रिडीम कर सकती है उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले। कंडीशन क्या लगी? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अंदर मेंशन होना चाहिए, उसके पास पावर होनी चाहिए कंपनी के पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है तो एक कंपनी रिडीम नहीं कर पाएगी उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले, ठीक है। मैच्योरिटी मैंने करनी थी बच्चा, रिडीम मैंने करने थे 15 साल के बाद, मेरे पास 10 साल के बाद ही पैसा था, मैंने कहा भी मैं डिवेंचर होल्डर्स को अभी रिडीम कर देती हूँ, तो मैं उसको कर सकती हूँ अगर मेरी कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलता है। डन। सेकेंड है बच्चा सोर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, कि भाई अब आप डिवेंचर्स के लिए जो पैसा लाएंगे रिडीम करने के लिए, मेथड दे किस किस तरीके से रिडीम कर सकते हैं, वो पैसा कहाँ कहाँ कौन कौन से मेथड से रिडीम कर पाएंगे, यहाँ पे क्या सोर्सेज रहेंगे बच्चा? बेसिकली दो ही सोर्सेज रहते हैं, फर्स्ट वन इज कैपिटल, सेकंड वन इज प्रॉफिट, और कोई तो पैसा कहीं से आने से रहा। तो एक कंपनी में सोर्स रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स ईदर आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट, या तो आप कैपिटल से ले सकते हो पैसा या फिर प्रॉफिट से ले सकते हो। डन। एज पर द एक्ट ऑल इंडिया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं रजिस्टर्ड बाय आरबीआई, जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है बच्चा, जितने भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो, बैंकिंग जो कंपनीज है वो, एनएफबीसीज जो है रजिस्टर्ड विद आरबीआई, ठीक है, नॉन फिनेंशियल बैंकिंग कंपनीज जिन्हें बोल देते हैं बेसिकली, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है वो, हाउसिंग फिनांस कंपनीज जो हैं जो भी रजिस्टर्ड है नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ, एंड द कंपनीज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड द अनलिस्टेड कंपनीज, ठीक है। ये सारी जो भी है बच्चों ऑल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड है, हाउसिंग बैंक जो रजिस्टर्ड है नेशनल हाउसिंग बैंक वगैरह के साथ, लिस्टेड कंपनीज हैं, अनलिस्टेड कंपनीज है, उस तरीके से बोल रहे हैं ये 5-6 हैं, आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम क्रिएटिंग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। बच्चा बेसिकली एक कंपनी अपना सारा पैसा कैपिटल से रिडीम नहीं कर सकती है, तो वो क्या करती है अपने प्रॉफिट से रिडीम करने की कोशिश करती है। अब एक कंपनी को जब मेरे को टर्म्स ऑफ इशू के टाइम पे ही पता ना कि मुझे 10 साल बाद इतना पैसा देना है, मुझे आज के दिन जब मैंने इशू करा तो मुझे पता है भाई मुझे 10 साल बाद 10 लाख रुपए चाहिएगा रिडीम करने के लिए, तो हम थोड़ा 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 हर साल बेसिकली क्या करते हैं बच्चा रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व बना देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। उसमें वही पैसा जाएगा जो डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए यूज़ होगा। तो बेसिकली ये जो ऊपर मैंने अभी नाम बोले जो लिखे हुए हैं बच्चा, इनको ज़रूरत नहीं है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को क्रिएट करने की। क्लियर है? आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम क्रिएटिंग डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड मे रिडीम डिवेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल। वो अपना सारा पैसा कैपिटल से वो रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंपनी है बच्चा उनके ऊपर एक कंडीशन लगी हुई है कि आपको कुछ परसेंटेज आपकी प्रॉफिट से ही रिडीम करना पड़ेगा, आप सारा पैसा कैपिटल से रिडीम नहीं कर सकते। बट जो ये ऊपर लिखे हुए थे आरबीआई के साथ जो रजिस्टर्ड है वो इंस्टीट्यूशंस वगैरह, वो बच्चा इस कंडीशन से एग्जम्प्ट हो जाते हैं। डन। Whereas for other unlisted companies the adequacy of debenture redemption reserve minimum कितना होना चाहिए shall be 10% ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स। मेरे 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग है बच्चा रिडीम करने, तो उसका मिनिमम 10% मुझे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डालना पड़ेगा, मतलब 10,000 रुपये डालना पड़ेगा, ये मिनिमम है। जो ऊपर है उनको एग्जम्पशन है वो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, बट जो अदर अनलिस्टेड कंपनीज है उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है बच्चा 10% है। याद रखना, कई बार ये परसेंटेज ही आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ क्रिएटिंग द ट्रांसफ़र ऑफ द अमाउंट ऑफ टू ट्रांसफ़र टू द डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स। तो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स का कितना पोर्शन बचा 10% हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। डन। नेक्स्ट देख लेते हैं और हमारे कुछ फैक्टर्स क्या हैं बच्चा।
However, companies are required to invest or deposit a sum on or before 30th April, which shall not be less than 15% of the amount of debentures maturing during the year ending on the 31st March of the next year. ठीक है बच्चा, जितने भी बेसिकली हमारे मेथड्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली हर एक कंपनी को जिस साल में उसे डिबेंचर्स को रिडीम करना है, मैं कह रही हूँ जो मेरे डिबेंचर्स हैं वो 31 मार्च 2026 को रिडीम होने वाले हैं, तो बच्चा अब 30 अप्रैल 2025 तक मुझे कितना परसेंट, 15% मिनिमम, शैल नॉट बी लेस देन 15%, मतलब मिनिमम कितनी होगी बच्चा, 15% की जो अमाउंट है वो मुझे कहाँ ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी बच्चा, मुझे उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा बेसिकली कहीं ना कहीं किसी भी डिपॉजिट्स में। कितनी परसेंटेज, 15% बच्चा, मिनिमम 15% है, उससे ज़्यादा डिपेंड करता है, नॉट बी लेस देन 15%। किस डेट से पहले बच्चा, 30 अप्रैल से पहले। मेरे को डिबेंचर्स रिडीम करने 2026 में 31 मार्च 26 को जो आएगा, तो जो मेरा करंट ईयर बेसिकली चल रहा है मुझे 30 अप्रैल 2025 से पहले 15% अमाउंट बच्चा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो इन्वेस्ट का आप कहाँ कर सकते हो बच्चा, नीचे वो 5 पॉइंट मेंशन है, देखिए, डिपॉजिट विद एनी शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज ऑनलाइन। हम किसी भी शेड्यूल्ड बैंक के साथ वो डिपॉजिट 15% का रख सकते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, मतलब जब चाहे आप निकाल सकते हैं। सिक्योरिटीज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटीज़ इशू कर रखी है या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटीज़ इशू कर रखी है, हम उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। Securities mentioned in sub clauses A to D and E section of 20 of the Indian Trust Act 1982, इस एक्ट के अंदर बच्चा जो भी सिक्योरिटीज़ मेंशन है इन क्लॉजेज के अंदर, उसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए हमारी बुक के अंदर ये कोई सिक्योरिटीज़ के नाम जो इस एक्ट के अंदर है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर गिवन नहीं है ना, आपको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, bonds issued by any other company which is notified under sub clause F of section 20 of the Indian Trust Act 1982, बेसिकली कुछ ऐसे bonds जो इस एक्ट के इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982 के सेक्शन 20 में सब क्लॉज F के अंदर आते हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। द अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड एज अबव, जो हमने ऊपर चारों जगह किसी भी जगह आप डिपॉजिट कर सकते हैं कंपनी, एज अबव शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज अदर देन फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर रेफर्ड अबव। मतलब जैसे मुझे 31 मार्च 2026 से पहले रिडीम करने थे, तो बच्चा मैं उस पैसे को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकती हूँ, मुझे उस साल में वो पैसा सिर्फ उन सिक्योरिटीज़ को, अपने डिवेंचर्स को रिडीम करने में लगाना होगा। जब भी हमारे डिवेंचर्स ड्यू हो जाएंगे बेसिकली उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट से अपना पैसा निकाल लेंगे, उसको इनकैश करा लेंगे और अपने डिवेंचर्स को रिडीम कर देंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट का पैसा मिनिमम 15%, वो एक कंपनी किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकती है। डन, आया समझ में? तो बच्चा बेसिकली ये फैक्ट थे, कितना परसेंट हमें डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालना होता है, मिनिमम 10%, और कितना हमें इन्वेस्ट करना होता है बच्चा, मिनिमम 15%। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इन केस द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड इन लम्प सम, मतलब एक साथ जब आप सारा पैसा दे रहे हो, एक कंपनी विल इन्वेस्ट 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये हमने अभी पढ़ा ना, कितना कर सकते हैं बच्चा, 15%। हाउ एवर इफ द डिवेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर ए पीरियड, मतलब हम इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं, मुझे वही 2 लाख रुपए देने थे, मैं 4 इंस्टॉलमेंट्स में दे रही हूँ 50-50 हज़ार की। इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी रियलाइज्ड बट कैरी फॉरवर्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फॉर द नेक्स्ट रिडम्पशन। ठीक है, बेसिकली बच्चा ये बोल रहा है, देखिए अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको 2 लाख रुपए रिडीम करने थे, तो मिनिमम 15% बच्चा हमारा कितना होता है 2 लाख का, दैट इज़ 30,000। 30,000 बच्चा मैंने डाल दी किसी इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, 30 अप्रैल से पहले बेसिकली 30 अप्रैल को। ठीक है, जब मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया और जब मैं 31 मार्च को अपनी पेमेंट कर रही हूँ, तो मैंने इसको इनकैश करा लिया अपनी इन्वेस्टमेंट को और मैंने पेमेंट कर दी, डन। बट इंस्टॉलमेंट्स के टाइम पे अब एक साथ तो हम सारा पैसा नहीं दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं बच्चा, 50,000। वो डिपेंड करता है हम कितना दे रहे हैं, 50,000। मैं कह रही हूँ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स बच्चा मेरी 70,000 की है,
या फिर 30,000 की है, नेक्स्ट हमारी 70,000 की है, इस तरीके से दे सकते हैं। या फिर जैसे मैं कह रही हूँ कि 20,000 की इंस्टॉलमेंट्स मेरी पहली है, फिर मेरी 30,000 की है, फिर ठीक है उसके बाद मेरी 50,000 की है और लास्ट इंस्टॉलमेंट्स मेरी 1,00,000 रुपए की है। ठीक है, इस तरीके से है। तो कुछ भी हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो ये तो नहीं है ना फिक्स है, इक्वल है, तो उस टाइम पे बच्चा ये बोल रहा है कि आपको इन कैश कराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारे आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स कितने हैं बच्चा, 20,000, इसका 15% हमारा कितना बनेगा, 15% बनेगा बच्चा हमारा 3,000। ये 3,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर मुझे पता भाई नेक्स्ट टाइम पे मेरा 30,000 रुपये फिर से मुझे रिडीम करने हैं, उसका 15% मुझे फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। 15% इसका कितना हो जाएगा बच्चा, 45, ठीक है। इसका 15% कितना रहेगा बच्चा, 75, और इसका 15% हमारा रहेगा बच्चा 15,000। ठीक है, बेसिकली आपको पता है आपको इतना इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब जब आप ऑलरेडी 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके हो, अब आपको नेक्स्ट टाइम 4500 इन्वेस्ट करने हैं, तो बच्चा हम क्या करेंगे, सिर्फ 1500 रुपये और इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि 3,000 ये यहाँ से कैरी फॉरवर्ड एज इट इज़ हो जाएगा। तो वो यही चीज़ बोल रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट को रिलाइज नहीं करेंगे बट कैरी फॉरवर्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट रिडम्पशन। इस रिडम्पशन के लिए आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम पे आपको कितने करने हैं बच्चा, 75 करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 45 हमारे पास ऑलरेडी है, हमें कितना चाहिए 75, तो हम 3,000 और इन्वेस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट टाइम आपको चाहिए 15,000, आप कितने कर चुके हो ऑलरेडी 75, तो आप 75 अपने कर दोगे। तो बेसिकली हम उसको इन कैश ना करके क्या करते हैं बच्चा, कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। अगर मैं ऊपर वाली कंडीशन ले लेती हूँ तो देखिए हमारा क्या रहेगा, 50,000 में 15% कितना हो गया बच्चा, 7500। अब आपको ये क्या करना, इन कैश नहीं करना और ना नेक्स्ट टाइम कुछ बढ़ाना, क्योंकि इतना ही है, आपने कैरी फॉरवर्ड इसको कर लिया बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 30,000 है, 30,000 का 15% कितना बनेगा, वही हमारा 4500। अब आपको पता नहीं ये कम हो रहा है, ठीक है, बेसिकली हमारा कम हो रहा है, तो आप क्या कर सकते थे, 3,000 रुपये इन कैश कर सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हमारा फिर से 70,000 हो रहा है बेसिकली, तो इसका 15% कितना बनेगा, 10,500। तो अब फिर से आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से चीज़ें रहेंगी। अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो उस टाइम हमें इन कैश करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको बेसिकली कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो बेसिकली बात वही है बच्चा, आपको इन कैश नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें कैरी फॉरवर्ड करना है जितना भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया था अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। क्लियर है। देखिए जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं रिडीम कर रही हूँ बच्चा 50,000, ठीक है, फिर मैं कर रही हूँ हमारा 60,000, ठीक है, उसके बाद मैं कर रही हूँ हमारा 40,000, कितना हो गया हमारा, उसके बाद मैं कर रही हूँ हमारा 30,000, फिर मैं कर रही हूँ 20,000। मैं तो देखिए अगर मैं इस तरीके से रिडीम करती हूँ बच्चा, इसका 15% हमारा कितना हो गया 7,500, इसका 15% हमारा कितना बनेगा 9,000, इसका 15% बच्चा हमारा बनेगा 6,000, और इसका 15% बनेगा 45, और इसका 15 बनेगा बच्चा 3,000। डन। अब देखिए आपने सबसे पहले ये इन्वेस्ट कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम आपको 9,000 करना है, ऑलरेडी आपके पास है, तो अब 1,500 रुपये, 1,500 ही रहेगा ना, 1,500 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए, हमारे बन गए 9,000। बट नेक्स्ट टाइम बस आपको 6,000 रुपये इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और आपके पास ऑलरेडी 9,000 है, तो हम जो रिमेनिंग अमाउंट है 3,000 उसको इन कैश कर लेंगे बच्चा। किसको, जो आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको इन कैश कर लेंगे। कितनी इन्वेस्टमेंट रहेगी 6,000। नेक्स्ट टाइम आपको 4,500 रुपये की ज़रूरत है, तो आप 1,500 रुपये को इन कैश कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख रहे हो कि कम की ज़रूरत है, तो आप 1,500 रुपये फिर से इन कैश कर लेंगे। तो इस तरीके से बेसिकली हम बोलते हैं कि कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि अभी आपने 7,500 रुपये डाले, फिर सारा पैसा निकाला, फिर आप दोबारा 9,000 डालो, फिर आप दोबारा सारा 9,000 निकालो, फिर आप 6,000 डालो। नहीं, अगर वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है नेक्स्ट अमाउंट के लिए तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, अगर एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा हम उसको इन कैश कर लेंगे। डन। तो नेक्स्ट है बच्चा, देखिए इट मस्ट बी एटलीस्ट 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड इन द नेक्स्ट ईयर। मिनिमम कितना होना चाहिए, 15% होना ही होना चाहिए।
However, if debentures redemption investment is more or less than the 15% of the value of debentures to be redeemed, debenture redemption investment shall be realized to the extent they are excess and further amount shall be invested to meet the shortfall in the investment. ये concept मैंने आपको बच्चा समझा ही दिया है. When all the debentures are redeemed, जब हमारे सारे debentures redeem हो जाएंगे, चाहे आपने लमसम से किया हो चाहे आपने इस तरीके से किया हो, the balance in the debenture redemption fund account is transferred to the general reserve fund. जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफ़र कर देंगे. जैसे ही हमारे सारे डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे, जितना भी पैसा हमारे बच्चे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में मिलेगा, हम सारा का सारा कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चा, उसको जनरल रिजर्व में. ध्यान रखना है कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे. जैसे शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर देते थे कैपिटल रिजर्व में, उसी तरीके से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चा, जनरल रिजर्व में. लास्ट में जब सारे डिबेंचर्स आपके रिडीम हो जाएंगे. क्लियर है. नेक्स्ट देख लेते हैं. एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, बेसिकली अब हमारे फैक्ट्स थे जो ये थे. अब आपका टाइम आ गया बच्चा रिडम्पशन करने का, तो क्या एंट्रीज करेंगे. सबसे पहले हम अमाउंट ड्यू कर देंगे. जो डिवेंचर्स हमारे क्रेडिट साइड रहता था वो कहाँ चला जाएगा, आपका डेबिट साइड चला जाएगा. तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट विद टू डिबेंचर होल्डर्स. पैसा किसको देंगे, उन डिबेंचर होल्डर्स को, तो उनको हम क्रेडिट साइड डाल देंगे. तो क्या एंट्री बन गई बच्चा, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स. अब जब उनको आपने पेमेंट करनी है तो डिबेंचर होल्डर्स को डेबिट कर दो, बैंक या कैश को आप क्रेडिट कर दो. तो एंट्री बन जाएगी बच्चा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. डन. अगर लंप सम में दे रहे थे, जैसे मैं यहाँ 2 लाख रुपए दे रही थी, तो क्या हो जाएगा, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख टू डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट 2 लाख रुपए. फिर आपने डिबेंचर होल्डर्स को 2 लाख की पेमेंट कर दी. अगर इंस्टॉलमेंट्स में देना है तो हर साल सेम एंट्रीज चलती रहेंगी जब जब वो ड्यू होएगा. फर्स्टली जैसे यहाँ 20,000 किया तो 20,000 ड्यू कर दो, फिर 20,000 पे कर दो, फिर 30,000 ड्यू कर दो, फिर 30,000 पे कर दो, फिर 50, फिर 1 लाख, जिस भी तरीके से हमारा रहेगा. डन. तो सबसे पहले हम अमाउंट को ड्यू करेंगे, उसके बाद उसे पे करेंगे. तो ये 2 एंट्रीज बच्चा हमारी रहेंगी. अभी जब हम मेथड्स करेंगे साथ ही साथ हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे. क्लियर है. तो ये 2 एंट्रीज बच्चा हमारी की जाती हैं. तो बेसिकली यहाँ पे बच्चा आज हमने पढ़ा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स क्या होता है, 4 उसके मेथड्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स जो कंडीशंस फैक्टर्स एक कंपनी को ध्यान में रखने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी है. कल हम बेसिकली बच्चा इसके मेथड्स पढ़ेंगे. जो आज हमने चारों मेथड्स पढ़े थे इसके लंपसम, उनको किस तरीके से किया जाता है, कौन से मेथड में क्या एंट्रीज की जाएंगी, किस तरीके से किया जाएगा, क्या एंट्रीज और एक्स्ट्रा होंगी, वो सारी हम एक एक करके पढ़ेंगे ये चारों मेथड्स में. क्लियर है. तो बेसिकली बच्चा अब इससे रिलेटेड हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको घर से करने हैं. वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे हमारे ये. फर्स्ट है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कैन बी डन बाय मैनी वेज, आइडेंटिफाई द रॉन्ग ऑप्शन. आपको इसमें से बताना था किससे आप नहीं कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2 अकाउंट्स टू बी डेबिटेड फॉर द पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट ऑन रिडम्पशन. कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे आपको बताना था बच्चा. डन. इनको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. अब देख लेते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे उनके क्या आंसर थे. फर्स्ट था बच्चा व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम द लॉस ऑन सच एन इशूज डेबिटेड टू. कौन सा अकाउंट बनाया था बच्चा हमने, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. तो जब भी हमने उसको पार पे इशू करा और रिडीमेबल एट प्रीमियम, हमें पता चलेगा ना एडवांस में हमारा प्रीमियम क्या है. तो कौन सा अकाउंट डेबिट करा था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और क्रेडिट कौन सा किया था, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. डन. क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा BX लिमिटेड इशूड ए 100 डिवेंचर्स. 100 रुपये का डिवेंचर्स है बच्चा, 7% डिवेंचर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम. 5% डिस्काउंट पे इशू करा, 10% प्रीमियम पे करा. चूज द अमाउंट टू बी शोन ऑन द लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, दैट इज़ 15 बच्चा. 5 रुपये तो डिस्काउंट के, 10 रुपये प्रीमियम के. ये हमने पढ़ा था ना. डिस्काउंट भी कहाँ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में, क्योंकि डिवेंचर्स को इशू करते हुए जो लॉस हुआ है, साथ ही साथ जो प्रीमियम रिडीम करना है हमने रिडम्पशन के टाइम पे, वो भी आपका लॉस है. तो 5 रुपये आपके डिस्काउंट के चले गए 5% और 10 रुपये आपके प्रीमियम के. तो टोटल 15 रुपये जाएंगे बच्चा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट साइड में. क्लियर है. तो बच्चे ये थे हमारे लास्ट सेशन के क्वेश्चन. मिलेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम पढ़ने वाले अपनी इन चारों मेथड्स को. तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.